हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ उत्कर्ष श्रीवास्तव। और हम लोग नीट के लिए बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। और हम लोग ने कल देखा था इसके पिछले लेक्चर में, वहाँ पर सीलिया और फ्लैजिला यहाँ तक हो चुका था। अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल। सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल, ये जो सेंट्रियोल है और ये जो सेंट्रोजोम है, ये दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, एक सेम नहीं होते हैं, ये दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। पहले तो ये लिख लेंगे सेंट्रियोल ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। ठीक। अब ये जो सेंट्रोजोम होता है, ये क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके दो परपेंडिकुलर, मतलब दो सिलेंड्रिकल परपेंडिकुलर सेंट्रियोल से मिलके क्या बनता है आपका सेंट्रोजोम। दो सिलेंड्रिकल परपेंडिकुलर सेंट्रियोल से क्या बनता है सेंट्रोजोम। तो यहां पे ये लिखेंगे कंटेन, ये सेंट्रोजोम कंटेन टू cylindrical centrosome contain two cylindrical and lies perpendicular structure called centrosome contain two cylindrical and lies perpendicular structure called centromere, ठीक। अब ये सेंट्रोमेयर जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ऐसे परपेंडिकुलर। ठीक। और वो पूरे स्ट्रक्चर को मिला के क्या बनता है सेंट्रोजोम। पूरे स्ट्रक्चर को मिला के क्या बनता है सेंट्रोजोम। जैसे ये देख लीजिए, ये एक सेंट्रियोल, ये दूसरा सेंट्रियोल, ये एक सेंट्रियोल, ये दूसरा सेंट्रियोल, ये सिलेंड्रिकल और आपस में ये दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक। इस दोनों सेंट्रियोल के चारों तरफ एमॉर्फस सब्सटेंस भरा हुआ होता है, एमॉर्फस सब्सटेंस। ये जो सेंट्रियोल के चारों तरफ है, ये क्या है, ये आपका ये सेंट्रियोल, क्या है ये आपका सेंट्रियोल, ये और ये सेंट्रियोल। और ये जो ये चारों तरफ भरा हुआ है, इसको बोलेंगे एमॉर्फस सब्सटेंस। इसको क्या बोल सकते हैं, पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। मतलब सेंट्रियोल के चारों तरफ, मतलब सेंट्रियोल के चारों तरफ पेरीसेंट्रियोलर, और जो मटेरियल है वो मटेरियल, इसी को बोलते हैं पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। ये पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल क्या करता है, ये आपस में दोनों सेंट्रियोल को स्टिक करके रखता है, मतलब इन दोनों सेंट्रियोल को आपस में चिपका के रखता है। पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल स्टिक टुगेदर टू सेंट्रियोल। ये जो पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल या एमॉर्फस सब्सटेंस जो सेंट्रियोल के चारों तरफ है, ये इन दोनों सेंट्रियोल को आपस में चिपका के रखता है। और ये इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है आपका सेंट्रोजोम। इस पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाएगा सेंट्रोजोम।
इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा? सेंट्रोजोम। ये बना लेंगे। ये जो पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल है, इसी को बोलते हैं सेंट्रोस्फेयर। इसी को क्या बोल सकते हैं आप? इसी को बोल देंगे हम लोग, इसी को और भी नाम दे देंगे सेंट्रो, सेंट्रो मतलब सेंट्रियोल, सेंट्रोस्फेयर। सेंट्रोस्फेयर एमॉर्फस सब्सटेंस, उसको क्या बोला गया? पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, उसी को सेंट्रोस्फेयर। ये आपका पूरा सेंट्रोजोम। अब ये जो सेंट्रियोल है, जितने भी सेंट्रियोल होंगे उनका एक ऑर्गेनाइज्ड वे होगा और उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? एक कार्टवेल स्ट्रक्चर की तरह होगा। ईच लिखेंगे, ईच सेंट्रियोल, ईच सेंट्रियोल हैज एन ऑर्गेनाइजेशन, each centriole has an organization like cartwheel structure, like cartwheel, like cartwheel। हर सेंट्रियोल का एक ऑर्गेनाइजेशन होगा। ये किसकी तरह दिखेंगे? कार्टव्हील की तरह। कार्टव्हील मतलब पुराने जमाने में जो, जैसे रथ के पहिए के शेप के, उसी को क्या बोलेंगे? कार्टव्हील। ठीक, कार्टव्हील की तरह क्या दिखते हैं आपके? सेंट्रियोल। हर सेंट्रियोल किसकी ऑर्गेनाइजेशन की तरह दिखता है? कार्टव्हील की ऑर्गेनाइजेशन जैसा होता है। ये लिख लेंगे। अब हम लोग देखेंगे टीरियस ऑफ सेंट्रियोल, मतलब ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सेंट्रियोल का। सेंट्रियोल का ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे, सेंट्रियोल का ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे। आपने कल देखा था सीलिया और फ्लैजिला में कैसा अरेंजमेंट था? 9+2 का देखा था आपने। आपने देखा था कल सीलिया एंड फ्लैजिला, कैसा अरेंजमेंट था सीलिया और फ्लैजिला में, और सेंट्रियोल में कैसा अरेंजमेंट होगा? सीलिया और फ्लैजिला में कैसा अरेंजमेंट था? 9+2। 9 पेरिफेरल डबलेट थे और 2 सेंट्रल सिंगलेट थे। मतलब जो बाहर के थे पेरिफेरल थे वो डबलेट थे, और इनर वाले सेंटर वाले सिंगलेट थे, वो भी 2। ठीक, और सेंट्रियोल में कैसा अरेंजमेंट होगा? 9+0, 9+0। और ये जो 9 बाहर होंगे, ये पेरिफेरल, ये ट्रिपलेट होगा आपका। ये कैसा होगा आपका? ट्रिपलेट। कैसा होगा ये आपका? ट्रिपलेट। सिंगलेट या सेंटर वाला एब्सेंट होगा, सेंटर में एब्सेंट होगा। ये कैसा था आपका 9 वाला? ये आपका 9 वाला जो था ये डबलेट था। ये कैसा था आपका? डबलेट। और ये दो कैसे थे आपके? सिंगलेट। ये दो आपके कैसे थे? सिंगलेट। ये सिंगलेट और 9 डबलेट। और सेंट्रियोल में ये 9 पेरिफेरल वाले ट्रिपलेट होते हैं, मतलब 3-3 के पेयर में होंगे। ये 2-2 के पेयर में, और ये 1-1, 2। और यहाँ पे 3-3 के पेयर में 9, लेकिन यहाँ पे सेंटर में एब्सेंट। ये लिख लेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रियोल का टीएस।
ये देखेंगे पेरिफेरल में 3 3 और कितने 9, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 4 और 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट और सेंटर में एब्सेंट, सेंटर में एब्सेंट है। ठीक, अब इसको नाम दे देंगे ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, नाम दे दिया सबको। कल नाम दिया था ए बी, क्योंकि दो दो थे तो ए बी, इसको आज 3 है तो ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। ठीक, अब ये क्या है 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट, ये क्या है आपके 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट, 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट फाइब्रिल, और एक फाइब्रिल दूसरे फाइब्रिल से कनेक्टेड होगा बाय द लिंकर, एक फाइब्रिल दूसरे फाइब्रिल से कनेक्टेड होगा बाय द लिंकर। ये आपके क्या है 9, ये आपके 9 पेरिफेरल, 9 है पेरिफेरल ट्रिपलेट, 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट फाइब्रिल, 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट फाइब्रिल। ये किससे बने हैं, ये किससे बने हैं, ये किससे बने हैं आपके मेडअप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। कौन से प्रोटीन से, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, कौन से प्रोटीन से, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। ये क्या है 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट फाइब्रिल हैं, ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बने हैं। कितने हैं 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट फाइब्रिल, किससे बने हैं, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। अब ये जो हब है और ये जो 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट है, ये एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, ये क्या होंगे, एक दूसरे से ये आपस में कनेक्ट होंगे, से इससे से से मतलब ये सेंट्रल हब सभी 9 पेरिफेरल फाइब्रिल से कनेक्ट होगा, ये कनेक्ट होगा। और ये जो 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट हैं ये आपस में ये भी कनेक्ट होंगे, से ए से सी, 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 इसका सी, इसके ए से। ठीक, अब ये कैसा स्ट्रक्चर आपका बन गया, एक कार्टव्हील की तरह। ये किसका टीएस है, यहां पे लिखेंगे टीएस ऑफ, मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेंट्रियोल। और अभी हमने बताया था कि सेंट्रियोल कैसा स्ट्रक्चर, कैसा ऑर्गेनाइजेशन रखता है, कार्टव्हील की तरह। ठीक, कार्टव्हील की तरह। तो ये कैसा ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जैसे एक रथ का पहिया होता था इस पुराने जमाने में, वैसे ही उसी की तरह ये स्ट्रक्चर बन गया। कैसा, कार्टव्हील लाइक, कार्टव्हील लाइक ऑर्गेनाइजेशन। जब सेंट्रियोल का टीएस काटा गया तो कैसा ऑर्गेनाइजेशन देखा, कार्टव्हील लाइक ऑर्गेनाइजेशन, कार्टव्हील लाइक ऑर्गेनाइजेशन।
ट्रिप्लेटाइजेशन। अब ये एक ट्रिपलेट फाइब्रिल को दूसरे ट्रिपलेट फाइब्रिल से कौन कनेक्ट कर रहा है? ये रेडियल स्पोक, ये रेडियल स्पोक। इतना बना लेंगे पहले। ये आपका क्या है? जो सी को ए से, सी को ए से, सी को ए से, ये कौन कनेक्ट कर रहा है? आपका इंटर ट्रिपलेट ब्रिज है ये। मतलब तीन के बीच का इंटर ट्रिपलेट, और कनेक्ट करना मतलब ब्रिज। वहां पे क्या होता था सीलिया फ्लैजिला में? यही इंटर डबलेट ब्रिज, क्योंकि वो दो को कनेक्ट कर रहा था, दो के पेयर को, ये तीन के पेयर को कनेक्ट कर रहा है, तो ये इंटर ट्रिपलेट ब्रिज। इसी को क्या बोल देंगे हम लोग? ये क्या आपका इंटर ट्रिपलेट ब्रिज, इंटर ट्रिपलेट ब्रिज। और इसी को क्या बोल सकते हैं? वहां पे ए बी था तो वो उसका नाम दिया गया ए बी लिंकर। इसी को बोलेंगे, यहां पे ए सी कनेक्ट हो रहा है तो इसको बोलेंगे या ए सी लिंकर, एसी लिंकर या इंटर ट्रिपलेट ब्रिज। अब ये आपका बीच में है, मतलब यहां पे कोई भी फाइब्रिल नहीं है, यहां पे कोई भी प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन तो है क्योंकि ये सेंट्रल हब है। ये क्या है आपका? सेंट्रल हब। ये कैसा होता है नेचर में? प्रोटीनेशियस होता है। ये जो सेंट्रल हब है, जहां पे ये आपके फाइब्रिल जो है वो एब्सेंट है, वो मतलब ट्यूबुलिन प्रोटीन एब्सेंट है, लेकिन और कोई प्रोटीन होगा, इसीलिए वो प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं। कौन? सेंट्रल हब। ये लिख लेंगे। अब ये जो सेंट्रल हब है, इससे ये जो पेरीफेरी पे ट्रिपलेट फाइब्रिल है, इससे इसको कौन कनेक्ट कर रहा है? आपका रेडियल स्पोक। इससे इसको आपका कौन कनेक्ट कर रहा है? रेडियल स्पोक। ये क्या है? ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेंट्रियोल। ये किसकी तरह दिख रहा है? कार्डव्हील की तरह, इसीलिए इसको कार्डव्हील लाइक ऑर्गेनाइजेशन भी, सेंट्रियोल को कार्डव्हील लाइक ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है। ये क्या है? पेरीफेरी में 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट फाइब्रिल मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये एक ट्रिपलेट फाइब्रिल को दूसरे ट्रिपलेट फाइब्रिल से कनेक्ट कौन करेगा? या तो वो होगा इंटर ट्रिपलेट ब्रिज, या तो उसी को बोलेंगे एसी लिंकर। और ये बीच में सेंट्रल हब होता है, जो इसका नेचर कैसा होता है? प्रोटीनेशियस। ये सेंट्रल हब और ये पेरीफेरी पे जो ट्रिपलेट होते हैं, इनको कौन कनेक्ट करेगा? रेडियल स्पोक। ये बना लेंगे, फिर लिखाते हैं थोड़ा बहुत। यहां पे टीएस ऑफ सेंट्रियोल, जब सेंट्रियोल का ट्रांसवर्स सेक्शन काटा गया, तब हम लोगों को क्या दिखाई दिया? 9, मतलब सेंट्रियोल किससे बना है? 9 पेरिफेरल फाइब्रिल जो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। यहां पे लिख लेंगे सेंट्रियोल मेड अप ऑफ 9
9 पेरीफेरल, सेंट्रियोल मेड अप ऑफ 9 पेरीफेरल, सेंट्रियोल मेड अप ऑफ 9 पेरीफेरल फाइब्रिल। और ये पेरीफेरल फाइब्रिल किससे बने होते हैं? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। कौन से प्रोटीन से? आपके ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। जो सेंट्रियोल होता है वो उसके 9 पेरीफेरल फाइब्रिल होते हैं, 9 ट्रिपलेट, 9 यहां पे लिख लेंगे ट्रिपलेट, क्योंकि वो 3-3 के पेयर में होते हैं और कितने? 9 होते हैं, मतलब टोटल 3-3 के पेयर में 9, मतलब 27 पेरीफेरल फाइब्रिल होते हैं, 27 पेरीफेरल फाइब्रिल होते हैं। ये लिखेंगे। अब यहां पे लिखेंगे ईच पेरीफेरल फाइब्रिल, ईच पेरीफेरल फाइब्रिल इज ट्रिपलेट, मतलब बाहर के जितने भी पेरीफेरल फाइब्रिल हैं, मतलब 9 पेरीफेरल फाइब्रिल कैसे होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं। एंड इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर, मतलब ये आपस में कनेक्ट होते हैं किससे? बाई एसी लिंकर। इसी को और क्या बोल सकते हैं? ईच पेरिफेरल फाइब्रिल इज ट्रिपलेट एंड इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर बाई एसी लिंकर, या इसी को बोलेंगे इंटर ट्रिपलेट ब्रिज। इसी को बोल देंगे इंटर ट्रिपलेट ब्रिज। ये लिख लेंगे। अब ये जो सेंट्रियोल होता है, ये पहले भी बता चुके हैं, ये क्या बनाता है? बेसल बॉडी। सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। और ये क्या फॉर्म करता है आपका? सीलिया और फ्लैजेला। और ये स्पिंडल फाइबर भी फॉर्म करता है, जो एनिमल सेल में सेल डिवीजन में काम आता है। ये लिख लेंगे। सेंट्रियोल form the basal body of cilia and flagella. सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। और क्या फॉर्म करता है? सेंट्रियोल फॉर्म स्पिंडल फाइबर। ये आप पढ़ेंगे जब सेल डिवीजन वाला चैप्टर आएगा, वहां पे स्पिंडल फाइबर कौन फॉर्म करेगा? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या फॉर्म करेगा? स्पिंडल फाइबर। और ये स्पिंडल फाइबर से होगा क्या? एनिमल सेल में सेल डिवीजन होगा। सेंट्रियोल फॉर्म स्पिंडल फाइबर which involve in the cell division, which involve in the cell division। सेल डिवीजन किसमें? इन एनिमल सेल। सेंट्रियोल बेसल बॉडी बनाएगा किसकी? सीलिया और फ्लैजेला की। और सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर भी फॉर्म करेगा, जो एनिमल सेल में सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होगा। ये लिख लेंगे इतना। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग न्यूक्लियस की। यहां पर सेंट्रियोल आपका खत्म होता है। इसके बाद हम बात करेंगे न्यूक्लियस की। किसकी? न्यूक्लियस की।
न्यूक्लियस। अब हम लोग देखेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस न्यूक्लियस क्या होता है? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस क्या होता है आपका? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक, अभी हम लोगों ने न्यूक्लियस को देखा, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब न्यूक्लियस को देखा तो ये देखा कि ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इसके जो आउटर मेम्ब्रेन है और इसकी एक इनर मेम्ब्रेन है। ठीक, इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और इसकी एक इनर मेम्ब्रेन है। अब जो ये न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन जो है वो यूजुअली रिमेन कॉन्टिन्यूअस विद ईआर, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड आल्सो बियर राइबोसोम ऑन इट। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो ईआर से जुड़ी हुई होती है, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इसकी आउटर मेम्ब्रेन जुड़ी हुई होती है। जब हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था तब बनाया था सेल के अंदर न्यूक्लियस से निकलती हुई एक रेटिकुलम जाल नुमा स्ट्रक्चर निकलती है, उसको उसी को क्या बोला था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ था, इसीलिए इसकी आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कॉन्टिन्यूअस होती है, मतलब जुड़ी हुई होती है। और इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है ये राइबोसोम को भी बियर कर सकती है, मतलब इस पे राइबोसोम भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक, इसकी इनर मेम्ब्रेन, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन। अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है इसके बीच के स्पेस को बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इसके बीच के, इन दोनों के बीच के स्पेस को क्या बोला गया? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी मतलब चारों तरफ, न्यूक्लियर स्पेस मतलब न्यूक्लियस के दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस। न्यूक्लियस के दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस ये कितना मिला? 10 to 50 नैनोमीटर, 10 से 50 नैनोमीटर, 10 से 50 नैनोमीटर। अब ये क्या करता है? फॉर्म ए बैरियर बिटवीन मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ साइटोप्लाज्म। ये जो इसकी दोनों मेम्ब्रेन है ये एक बैरियर प्रोवाइड करता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है और जो साइटोप्लाज्म में मटेरियल है, मतलब न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है और न्यूक्लियस के बाहर मतलब साइटोप्लाज्म में जो मटेरियल है, उन दोनों को बांटता है कौन? ये न्यूक्लियर की दोनों मेम्ब्रेन मतलब पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये क्या करती हैं? न्यूक्लियर के अंदर के मटेरियल को और न्यूक्लियस के बाहर के मटेरियल को, न्यूक्लियस के बाहर का मटेरियल मतलब साइटोप्लाज्म वाला मटेरियल, इन दोनों मटेरियल को डिवाइड करता है। मतलब ये बैरियर इन दोनों मटेरियल के बीच का बैरियर है कौन? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अब ये जो दोनों मेम्ब्रेन हैं, ये आउटर और इनर, ये कुछ जगह पे फ्यूज हो जाती हैं। मतलब ये मेम्ब्रेन ऐसी थी कॉन्टिन्यूअस, ऐसी थी, लेकिन क्या हुआ? कुछ जगह पे ये दोनों मेम्ब्रेन आपस में, ये आउटर ये इनर आपस में फ्यूज हो गई, ये आउटर ये इनर आपस में फ्यूज हो गई, और फ्यूज हो गई तब क्या बना? न्यूक्लियर पोर। एक पोर बना, क्या बना? न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियस का पोर, न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर कब बना? फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ दीज टू मेम्ब्रेन। ये दोनों मेम्ब्रेन जब आपस में फ्यूज हुई तब ये पोर बना, उसी को क्या बोला गया? न्यूक्लियर पोर। ये न्यूक्लियर पोर का काम क्या है? पैसेज थ्रू विच आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल कैन मूव बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इन बोथ डायरेक्शन। आरएनए मॉलिक्यूल और प्रोटीन मॉलिक्यूल, आरएनए मॉलिक्यूल और प्रोटीन मॉलिक्यूल या तो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में भी जा सकती हैं और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में भी आ सकती हैं, मतलब दोनों डायरेक्शन में। साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में भी जा सकती हैं और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में भी आ सकते हैं। कौन? आरएनए और प्रोटीन के मॉलिक्यूल। ये किससे होता है? न्यूक्लियर पोर के थ्रू। या तो ये अंदर जाते हैं या तो न्यूक्लियस से बाहर आते हैं साइटोप्लाज्म में। इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। ये हो गया न्यूक्लियर पोर। अब ये जो एक रेटिकुलर मतलब एक जालनुमा स्ट्रक्चर है, इसी को बोला गया आपका क्रोमैटिन। इसको क्या बोला गया? क्रोमैटिन। और ये एक स्ट्रक्चर और होता है न्यूक्लियस के अंदर, इसी को बोला जाता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोलस। ये क्या होता है? नॉन मेम्ब्रेनस। अगर न्यूक्लियोलस नॉन मेम्ब्रेनस है
तो जो न्यूक्लियोलस का जो कंटेंट होगा वो न्यूक्लियोप्लाज्म से डायरेक्टली अटैच्ड होगा, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म में ही इसका कंटेंट बहता रहेगा। न्यूक्लियस नॉन मेम्ब्रेनस है तो न्यूक्लियोलस का कंटेंट न्यूक्लियोप्लाज्म में ही बहता रहेगा। ठीक, अब ये बाकी जो ये सारी चीजें हैं इसको क्या बोला गया, न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल के अंदर का प्लाज्म साइटोप्लाज्म, तो न्यूक्लियस के अंदर का प्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म, सेल के अंदर का मैट्रिक्स सेल वाला मैट्रिक्स। ठीक, न्यूक्लियस के अंदर का मैट्रिक्स न्यूक्लियर मैट्रिक्स, इसी को बोला गया न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर मैट्रिक्स। अब न्यूक्लियोप्लाज्म में दो चीजें पाई जाएंगी, न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर मैट्रिक्स में दो चीजें पाई जाएंगी। न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस के अंदर का प्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म में या न्यूक्लियोमैट्रिक्स में दो चीजें पाई जाएंगी, एक क्रोमैटिन, क्रोमैटिन न्यूक्लियोप्लाज्म में, दूसरा न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस भी न्यूक्लियोप्लाज्म में। क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस दोनों न्यूक्लियर मैट्रिक्स में है, क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस दोनों न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियोलस मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। ये बना लेंगे आप लोग, फिर इसके बारे में लिखेंगे। अब देखेंगे न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनेल सबसे पहले किसने देखा, न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनेल सबसे पहले किसने देखा, मतलब न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनेल्स है, इसको सबसे पहले देखा हमारे रॉबर्ट ब्राउन सर ने। न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनेल्स है, इसको सबसे पहले देखा रॉबर्ट ब्राउन सर ने। कब, 1831 1831 में उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देखा कि न्यूक्लियस भी एक सेल ऑर्गेनेल्स है। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देखा कि न्यूक्लियस भी एक सेल ऑर्गेनेल्स है। यहां पे लिख लेंगे न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनल, न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनेल्स। फर्स्ट described by first described by Robert, first described by Robert Brown, first described by Robert Brown in 1831। मतलब न्यूक्लियस भी एक सेल ऑर्गेनेल्स है, उसको सबसे पहली बार किसने डिस्क्राइब किया, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। कब, 1831 में। लेटर बाद में क्या हुआ, जो न्यूक्लियस का जो कंटेंट है उसको हमने बेसिक डाई से स्टेन कर दिया गया, न्यूक्लियस का कंटेंट बेसिक डाई से स्टेन कर दिया गया। फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखा गया तो उस बेसिक डाई को नाम दिया गया, क्रोमैटिन। और ये नाम किसने दिया, फ्लेमिंग ने। न्यूक्लियस का जो कंटेंट है बाद में उसको बेसिक डाई से स्टेन किया गया, और उस स्टेन्ड कंटेंट को, मतलब जिसको बेसिक डाई से स्टेन किया गया था, उस स्टेन्ड कंटेंट को किसने, फ्लेमिंग ने नाम दिया क्रोमैटिन। ये लिख लेंगे। लेटर कंटेंट मतलब न्यूक्लियस के अंदर कोई कंटेंट था, कंटेंट ऑफ लेटर कंटेंट ऑफ न्यूक्लियस
लेटर कंटेंट ऑफ न्यूक्लियस was stained by basic dye. Later content of nucleus was stained by basic dye. मतलब एक बेसिक डाई था। डाई एक कलर होता है और वो कैसा था नेचर में, बेसिक था। उस बेसिक डाई से न्यूक्लियस के कंटेंट को जब स्टेंड किया गया तब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा जब देखा गया फिर उसका नाम रखा गया क्रोमैटिन बाय बेसिक डाई नेम्ड क्रोमैटिन नेम्ड क्रोमैटिन। और क्या नाम रखा गया, क्रोमैटिन। किसके द्वारा, फ्लेमिंग के द्वारा, बाय फ्लेमिंग, बाय फ्लेमिंग। किसके द्वारा, फ्लेमिंग के द्वारा। ये लिख लेंगे। ये जो क्रोमैटिन होता है, ये क्रोमैटिन जो होता है ये आपका एक इलेबोरेट न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर होता है। इलेबोरेट न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर होता है। ये जो क्रोमैटिन होता है ये इलेबोरेट न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर होता है। इलेबोरेट मतलब न्यूक्लियस के अंदर फैला हुआ, मतलब कंडेंस फॉर्म में नहीं था। कंडेंस फॉर्म में होता है तो उसको क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक, ये न्यूक्लियस के अंदर फैला हुआ एक न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर होता है। कौन, क्रोमैटिन। ये देखा गया किसके द्वारा, फ्लेमिंग के द्वारा, आफ्टर द स्टेन्ड बाय बेसिक डाई। अब न्यूक्लियस क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। न्यूक्लियस क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेनस। न्यूक्लियस क्या होते हैं आपके, डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। अब ये जो क्रोमैटिन देखा गया था ये किस स्टेज में देखा गया था, आपके इंटरफेज में। ये जो क्रोमैटिन देखा गया था वो कौन से न्यूक्लियस में था, ये इंटरफेज वाले न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमैटिन देखा गया था। क्योंकि इंटरफेज वाले न्यूक्लियस में डिवीजन नहीं होता है। इंटरफेज में जो सेल होती हैं उनमें डिवीजन नहीं होता है और वहां पे क्या होती हैं, क्रोमैटिन पाई जाती हैं। ठीक, डबल मेम्ब्रेनस। अब होता क्या है, नॉर्मली वन न्यूक्लियस पर सेल। क्या होगा, नॉर्मली वन न्यूक्लियस पर सेल। जनरली होता क्या है, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है। एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है। लेकिन अभी रिसेंटली देखा गया है कि इनका वेरिएशन भी पाया जाता है। मतलब एक सेल में 2 न्यूक्लियस या एक सेल में एक भी न्यूक्लियस नहीं होता है। तो नॉर्मली 1 न्यूक्लियस पर सेल, बट रिसेंटली वेरिएशन also observed। नॉर्मली 1 सेल में 1 न्यूक्लियस होता है, लेकिन रिसेंटली वेरिएशन भी ऑब्जर्व किया गया है कि या तो एक सेल में, ये भी देखा गया कि एक सेल में 2 न्यूक्लियस और एक सेल में एक भी न्यूक्लियस नहीं। अब इतना लिखेंगे।
अब क्या होता है, कुछ ऐसे सेल भी होते हैं जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो यहां पे लिख लेंगे कौन कौन से सेल हैं। सम मैच्योर सेल, सम मैच्योर सेल हैज हैव some mature cell have lack of nucleus। कुछ ऐसे मैच्योर सेल हैं जिनके पास न्यूक्लियस एब्सेंट ही होता है, जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। जैसे कौन कौन से मैच्योर सेल, ह्यूमन एरिथ्रोसाइट, ह्यूमन एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, आरबीसी ह्यूमन के मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। मैच्योर सेल, ह्यूमन के मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, मतलब जब आरबीसी मैच्योर हो जाती है तो उसमें न्यूक्लियस नहीं होगा। जब आरबीसी स्टार्टिंग में ही होती है, मतलब स्टार्टिंग आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, लेकिन मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। ह्यूमन एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट मतलब न्यूक्लियस, एंड ह्यूमन एरिथ्रोसाइट एंड ह्यूमन एरिथ्रोसाइट एंड सीव ट्यूब एंड सीव ट्यूब ऑफ वैस्कुलर प्लांट, सीव ट्यूब ऑफ वैस्कुलर प्लांट। ठीक, वैस्कुलर मतलब होते हैं जिनमें ट्रू रूट स्टेम लीफ प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, वैस्कुलर प्लांट। वैस्कुलर प्लांट के सीव ट्यूब में भी आरबीसी एब्सेंट होती है, ये लिख लेंगे। सम मैच्योर सेल हैव लैक ऑफ न्यूक्लियस, जैसे ह्यूमन एरिथ्रोसाइट मतलब ह्यूमन का आरबीसी, एंड सीव ट्यूब ऑफ वैस्कुलर प्लांट। अब जो हम लोगों ने अभी देखा था न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर मैट्रिक्स, उसमें कितनी चीजें होंगी, उसमें दो चीजें होंगी, न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस का प्लाज्म, इसी को क्या बोला गया, हम क्या बोले थे अभी, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियर मैट्रिक्स। इसमें कितनी चीजें होंगी, दो चीजें। कौन कौन सी होती थी, क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस, लिख लेंगे क्रोमैटिन और दूसरी न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो होता है उसमें दो चीजें होंगी, पहला क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस। अब ये न्यूक्लियोलस क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी सी। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस क्या होता है, ये नॉन मेम्ब्रेनस होता है। न्यूक्लियोलस क्या होता है, नॉन मेम्ब्रेनस। न्यूक्लियोलस नॉन मेम्ब्रेनस, न्यूक्लियोलस नॉन मेम्ब्रेनस होता है। क्या होता है न्यूक्लियोलस, नॉन मेम्ब्रेनस। अगर ये नॉन मेम्ब्रेनस होता है तो इसका कंटेंट जो होगा वो कंटिन्यू विथ, इसका कंटेंट कंटिन्यू विथ न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोलस अगर नॉन मेम्ब्रेनस है तो इसका कंटेंट न्यूक्लियोप्लाज्म के कंटेंट से कंटिन्यू रहेगा, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म से कंटिन्यू रहता है, उसी में मिल जाता है। नॉन मेम्ब्रेनस, सो इट्स कंटेंट इज continuous, so its content is continuous with nucleoplasm। नॉन मेम्ब्रेनस होता है इसीलिए इसका कंटेंट जो होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म से कंटिन्यू रहता है।
अब ये जो न्यूक्लियस होते हैं ये किस चीज का साइट होता है? साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। पहले ही लिख लेंगे, साइट फॉर एक्टिव आरएनए सिंथेसिस। ये न्यूक्लियोलस क्या करता है? एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज करता है। ये न्यूक्लियोलस किस चीज का साइट है? एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस का साइट है। मतलब यहां न्यूक्लियोलस में एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज होगा। ये राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज होगा, यहीं से राइबोसोम बनेंगे और प्रोटीन बनेंगे। अब देखेंगे ये जो न्यूक्लियोलस का नंबर है वो ऐसा नहीं है कि एक सेल में या एक न्यूक्लियस में एक ही न्यूक्लियोलस होगा। ये वेरी क्या करता है? जिस न्यूक्लियस में या जिस सेल में ज्यादा न्यूक्लियोलस होंगे उसमें प्रोटीन ज्यादा सिंथेसिस होगी। जिस सेल में ज्यादा न्यूक्लियोलस होंगे उसमें प्रोटीन का सिंथेसिस ज्यादा होगा। मतलब more the number of nucleolus, more synthesis of protein। मोर द नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस मतलब अगर जिस सेल में न्यूक्लियोलस का नंबर ज्यादा है उसमें प्रोटीन की सिंथेसिस भी ज्यादा होगी। इन दैट सेल, जिस सेल में, इन दैट सेल, जिस सेल में। ये आपके न्यूक्लियोलस की बात हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी इंटरफेज न्यूक्लियस की। जहां पे सेल का डिवीजन नहीं होता है वहां पे बात कर लेते हैं। इंटरफेज न्यूक्लियस। सेल साइकिल में आप लोग पढ़ेंगे दो फेज, एक एम फेज और एक दूसरा इंटरफेज। इंटरफेज में सेल डिवीजन नहीं होता है और एम फेज में, माइटोटिक फेज में सेल डिवीजन होता है। ठीक, इंटरफेज में सेल प्रिपेयर होती है डिवाइड होने के लिए और एम फेज में सेल डिवाइड होती हैं। तो इंटरफेज में सेल डिवीजन नहीं होता है। ये आप पढ़ेंगे सेल साइकिल और सेल डिवीजन वाले चैप्टर में। अभी थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं यहाँ पे। इंटरफेज न्यूक्लियस, इसमें कैसा न्यूक्लियस होगा? इंटरफेज न्यूक्लियस कैसा होगा? न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, न्यूक्लियस ऑफ ए सेल इन विच सेल डिवीजन, मतलब इसमें क्या होगा? सेल का डिवीजन नहीं होगा। न्यूक्लियस ऑफ ए सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग, एक ऐसा सेल का न्यूक्लियस लिया गया जो जिसमें वो डिवाइड नहीं कर रही है। तो वो कौन से सेल का न्यूक्लियस है? वो इंटरफेज वाले सेल का न्यूक्लियस है। मतलब इंटरफेज न्यूक्लियस, वहां पे सेल का डिवीजन नहीं होगा। अब यहां पे लिखेंगे इंटरफेज न्यूक्लियस, देखिए इंटरफेज न्यूक्लियस कब होगा? जहां पे सेल डिवीजन नहीं होगा। उस सेल में जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा न्यूक्लियस होगा? आपका इंटरफेज न्यूक्लियस होगा और वो लूज इंडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर होगा। इंटरफेज न्यूक्लियस कैसा होता है? लूज। इंटरफेज न्यूक्लियस कैसा होता है आपका? लूज एंड
indistinct network of nucleoprotein fiber called chromatin. जो इंटरफेस न्यूक्लियस होगा वो लूज होगा, और मतलब इंटरफेस न्यूक्लियस कैसा होगा, लूज होता है, और उसमें क्या होंगे, उस इंटरफेस न्यूक्लियस में होंगे इनडिस्टिंक्ट मतलब ना दिखने वाले इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क, एक जाल होगा किसका, न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर का, जिसको क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन। ये क्रोमैटिन कहां पे होंगे, इंटरफेज वाले न्यूक्लियस के अंदर। ये क्रोमैटिन कहां पे होंगे, इंटरफेज वाले न्यूक्लियस के अंदर। ये लिख लेंगे।